कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी दोस्त के मैसेज का जवाब मतलब बस 10 मिनट देर से आया और दिमाग में एक पूरी की पूरी फिल्म चल गई जरूर। कि जरूर मैंने कुछ गलत कह दिया, अब हमारी दोस्ती खतरे में है, सब खत्म हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। और बाद में पता चलता है कि वो तो बस मतलब ट्रैफिक में फंसे थे। या फिर सोचिए काम पर एक छोटी सी गलती हो जाए और मन में आवाज आती है, पकड़ा गया। पकड़ा गया। अब सबको पता चल जाएगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल। ये छोटी छोटी घटनाएं हमारे अंदर एक भावनात्मक तूफान खड़ा कर देती हैं। सही बात है। और देखिए, यही आज हमारी चर्चा का विषय है। हम सब इन तूफानों का सामना करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन्हें समझना और संभालना मुमकिन है? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम थियोबो मेरिस की किताब मास्टर योर इमोशंस के कुछ सबसे दमदार आइडियाज पर बात करेंगे। किताब का एक सेंट्रल आइडिया है जो सुनने में बहुत आसान लगता है, पर है बहुत गहरा। क्या? कि आपके विचार तथ्य नहीं होते। और ये समझना, ये गेम चेंजर हो सकता है। हमारे ज्यादातर विचार असल में वो सिर्फ हमारे दिमाग के पुराने ऑटोमेटिक रिएक्शंस होते हैं। अच्छा। हाँ, एक तरह का पुराना सॉफ्टवेयर जो शायद हमें खतरों से बचाने के लिए बना था। लेकिन आज की दुनिया में वो सॉफ्टवेयर एक बॉस के ईमेल को शेयर के हमले जितना खतरनाक समझ लेता है। तो आज हम एक सफर पर चलेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये भावनाएं आखिर बनती कैसे हैं, फिर देखेंगे कि कैसे हम इनके जाल में फंस जाते हैं, और सबसे जरूरी, हाँ, हम उस जाल से निकलने के कुछ प्रैक्टिकल औजार और फिर इमोशनली फिट बने रहने की कसरत सीखेंगे। हमारा मकसद सिर्फ रिएक्ट करना नहीं, बल्कि रिस्पॉन्ड करना सीखना है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। पहला और सबसे बुनियादी आइडिया, एक मिनट, तो किताब ये कह रही है कि कोई घटना हमें दर्द नहीं देती, बल्कि उस घटना को हम जो मतलब देते हैं वो दर्द देता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। मतलब इमोशन का फॉर्मूला है घटना प्लस हमारा विचार, और उसका नतीजा है हमारी भावना। बिल्कुल। इससे ऐसे समझिए कि घटना तो बस एक कच्चा डेटा है। हमारा दिमाग उस डेटा को प्रोसेस करके एक कहानी बनाता है। किताब में एक शानदार उदाहरण है इसका। मान लीजिए 2 लोगों को नौकरी के इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। घटना दोनों के लिए एक ही है, आपको ये नौकरी नहीं मिल सकती। हाँ, और पहला इंसान इस घटना का मतलब निकालता है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, और नतीजा दुख, निराशा और शायद हफ्तों तक बिस्तर से निकलने का मन भी न करे। सही है। और दूसरा इंसान, वो उसी घटना को देखकर कहता है, इस इंटरव्यू से मुझे पता चला कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर थोड़ा और काम करने की जरूरत है। ये एक फीडबैक है। अच्छा। अब नतीजा क्या हुआ? शायद थोड़ी निराशा हो, लेकिन उसके साथ एक दिशा भी है, एक एक्शन प्लान है। वाह! मतलब घटना नहीं बदली, बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल। बस उस घटना को दिया गया मतलब बदल गया। और मतलब बदलते ही पूरी भावनात्मक हकीकत बदल गई। और दिलचस्प बात यह है ना कि हमारा दिमाग अक्सर सबसे आसान कहानी चुनता है, और वो कहानी ज्यादातर नकारात्मक होती है। ऐसा क्यों? हमारी एवोल्यूशन का हिस्सा है। हमारे पूर्वजों के लिए ये सोचना ज्यादा जरूरी था कि झाड़ी के पीछे शेर हो सकता है, बजाय इसके कि अरे वाह, हवा से पत्ते कितने सुंदर हिल रहे हैं। सही बात है। जो नकारात्मक सोचते थे वो जिंदा बचते थे। ये वही पुराना सर्वाइवल सॉफ्टवेयर है जो आज भी हमारे अंदर चल रहा है। ये तो समझ आया, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि सोचने का मौका ही नहीं मिलता। एक घटना होती है और तुरंत गुस्सा या डर महसूस होता है, पलक झपकते ही। ये इतनी तेजी से कैसे हो जाता है? इसमें विचार कहाँ है? बहुत बहुत जरूरी सवाल है ये। और ये हमें सीधे दूसरे आइडिया पर ले आता है, जिसे किताब में द इमोशनल लूप या भावनाओं का चक्कर कहा गया है। ये इतनी तेजी से इसलिए होता है क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक चेन रिएक्शन है जो हमारे दिमाग में सालों के अभ्यास से एकदम पक्का हो गया है। एक चक्कर? ये क्या है? ये 5 हिस्सों का एक साइकिल है। पहला है ट्रिगर, कोई भी बाहरी घटना, बॉस का वो ईमेल, दोस्त का देर से आया मैसेज। ठीक है, ट्रिगर। दूसरा है विचार, उस ट्रिगर पर हमारा पहला ऑटोमेटिक रिएक्शन, मेरी नौकरी खतरे में है। तीसरा है भावना, उस विचार से पैदा हुआ इमोशन, डर, घबराहट। ओके। चौथा है एक्शन, उस भावना के असर में हम जो करते हैं, जल्दबाजी में घबराकर ईमेल का जवाब देना। और पांचवा? और पांचवा है नतीजा, हमारे एक्शन का परिणाम। बॉस को लगता है कि आप डिफेंसिव हो रहे हैं, हाँ। और बात और बिगड़ जाती है, और ये नतीजा अगले लूप के लिए एक नया ट्रिगर बन जाता है। सब इतना तेज होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इस चक्कर में फंस गए हैं। बिल्कुल। मैं खुद इस जाल में कई बार फंसा हूं।
एक बार तो सिर्फ एक क्लाइंट के ओके मैसेज पर मैंने मन में पूरी कहानी बना ली थी। अच्छा। हाँ, कि वो मेरे काम से खुश नहीं है और ये प्रोजेक्ट हाथ से गया। मैं पूरा दिन तनाव में रहा। बाद में जब बात हुई तो पता चला कि वो एक जरूरी मीटिंग में थे और बस जल्दी में जवाब दे दिया था। ओहो। उस दिन मुझे ये इमोशनल लूप असल में समझ आया। मेरा विचार कि वो खुश नहीं है, उसने मेरी भावना यानी घबराहट और मेरे एक्शन यानी दिन भर काम में मन न लगना, इन सबको कंट्रोल किया। तो अगर इस चक्कर को तोड़ना है तो कहाँ से तोड़ें? किताब कहती है जब आप विचार को नियंत्रित नहीं करते तो विचार आपको नियंत्रित करता है। इसका मतलब है कि सबसे कमजोर कड़ी वो विचार वाला हिस्सा है। एग्जैक्टली क्योंकि विचार ही वो चिंगारी है जो भावनाओं के बारूद में आग लगाती है। अगर हम उस चिंगारी को पहचान लें और उसे बुझा दें तो धमाका होने से बच सकता है। बॉस के ईमेल वाले उदाहरण में अगर मेरी नौकरी खतरे में है वाले विचार की जगह हम सचेत होकर एक नया विचार डालें, जैसे ओके, उन्हें और जानकारी चाहिए, ये मेरे काम को और अच्छे से समझाने का एक मौका है, तो घबराहट की भावना पैदा ही नहीं होगी। उसकी जगह शायद आत्मविश्वास और स्पष्टता की भावना पैदा होगी। बिल्कुल। सुनने में ये बहुत शक्तिशाली लग रहा है, लेकिन फिर वही सवाल, उस ऑटोमेटिक विचार को पकड़ें कैसे? उस 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में जब वो विचार कौंधता है, तब जागरूक कैसे हो? इसके लिए तो किसी बौद्ध भिक्षु जैसी साधना लगेगी। नहीं, साधना की जरूरत नहीं है, बस एक बहुत ही सरल तकनीक की जरूरत है। और यहीं पे किताब का तीसरा आइडिया आता है, नेम इट टू टेम इट। नेम इट टू टेम इट, यानी अपनी भावनाओं को बस एक नाम दो और वो काबू में आने लगेगी। नेम इट टू टेम इट मतलब जब वो तूफान उठ रहा हो तो बस ये कहना है कि अच्छा ये गुस्सा है या ये जलन महसूस हो रही है। हाँ, बस इतना ही, बिना किसी जजमेंट के। ये नहीं सोचना कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए। बस एक वैज्ञानिक की तरह उसे ऑब्जर्व करना है और लेबल करना है, मुझे इस वक्त घबराहट महसूस हो रही है या मुझे असुरक्षित महसूस हो रहा है। सुनने में तो ये बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। क्या वाकई में जब किसी को सड़क पर किसी से झगड़े के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, सिर्फ मुझे गुस्सा आ रहा है कहने से कुछ होता है? ये थोड़ा ज्यादा सरल नहीं लगता? ये सवाल बिल्कुल जायज है और ये सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। देखिए, जब हम एक तीव्र भावना के कब्जे में होते हैं तो हमारे दिमाग का भावनात्मक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो एक तरह से हाईजैक हो जाता है। वो लॉजिक को बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही हम उस भावना को एक नाम देते हैं, हम अपने दिमाग के सोचने वाले तार्किक हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वापस एक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा, तो नाम देने का काम एक तरह से दिमाग के सीईओ को वापस कैबिन में बुलाने जैसा है? क्या खूब कहा, बिल्कुल वैसा ही है। आप उस भावना से थोड़ी दूरी बना लेते हैं। आप वो गुस्सा है नहीं, आप उस गुस्से को महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसी दूरी में आपको चुनने की शक्ति मिलती है। अब आप उस गुस्से पर रिएक्ट करने के बजाय ये सोच सकते हैं कि मुझे इस गुस्से के साथ करना क्या है। ये कुछ और नहीं, बस एक पल के लिए रुक कर देखने जैसा है कि अंदर चल क्या रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो हमने भावनाओं के बनने का तरीका समझा, उनके चक्कर को देखा और उस चक्कर को तोड़ने के लिए नेम इट टू टेम इट जैसा एक टूल भी देख लिया। लेकिन मान लीजिए कोई पहले से ही उस भावनात्मक तूफान के बीच में है, सब कुछ बेकाबू लग रहा है, तब क्या? तब ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें इस पूरी भावना को ठीक करना है, लेकिन किताब का चौथा आइडिया हमें बताता है कि इसका उल्टा सच है। छोटे बदलाव बड़ी भावनात्मक शक्ति लाते हैं। जब आप अभिभूत महसूस कर रहे हों तो बड़ी छलांग लगाने की कोशिश मत कीजिए, बस एक छोटा, बहुत छोटा कदम उठाइए। जैसे कि किताब में कुछ उदाहरण दिए हैं, 1 गिलास पानी पिएं, हाँ, 5 मिनट के लिए अपनी डायरी में जो मन में आ रहा है वो लिख डालें, थोड़ी देर के लिए टहलने निकल जाएं या बस 10 गहरी सांसें लें। ये काम तो बहुत मामूली लगते हैं। इनसे क्या होगा? देखिए, जब मन में तूफान चल रहा हो तो 1 गिलास पानी पीना सिर्फ पानी पीना नहीं है। ये उस तूफान के बीच खड़े होकर ये कहने जैसा है, ठीक है, मैं हवा को नहीं रोक सकता, लेकिन मैं अपने पैर जमीन पर जमा सकता हूँ। ये छोटा सा काम आपके दिमाग को नियंत्रण का एहसास वापस दिलाता है। वाह! मतलब जब सब कुछ बेकाबू लगे तो उस एक चीज पर ध्यान दो जो आपके काबू में है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। बिल्कुल, इसे मनोविज्ञान में एजेंसी या कर्ता होने की भावना कहते हैं। ये छोटे करने योग्य काम आपके दिमाग को एक बहुत शक्तिशाली संकेत भेजते हैं, नियंत्रण मेरे हाथ में है, आप असहाय नहीं हैं। ये छोटे छोटे सबूत इकट्ठा करने जैसा है कि आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर सीट पर हैं, भले ही सड़क थोड़ी ऊबड़ खाबड़ हो। और यही भावनात्मक मजबूती की नींव है।
ये समय के साथ ये विश्वास पैदा करता है कि आप अपनी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सारे आइडियाज मिलकर एक तस्वीर बना रहे हैं। पहले अपनी भावना के मतलब को समझो, फिर उसके ऑटोमेटिक पैटर्न को पहचानो, उसे नाम देकर उससे दूरी बनाओ, और जब फंसा हुआ महसूस करो तो छोटे एक्शन से नियंत्रण वापस पाओ। ये सब हमें पांचवें और आखिरी मुख्य विचार पर लाता है, जो शायद इन सबको एक साथ जोड़ता है, और वो ये है कि भावनात्मक फिटनेस कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक कौशल है। और ये मेरे लिए इस किताब का सबसे ज्यादा उम्मीद देने वाला आइडिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण या मन की शांति जैसी चीजें या तो किसी में होती हैं या नहीं होती, जैसे किसी की आंखों का रंग हो। लेकिन ये किताब कहती है कि ये गुण असल में मानसिक मांसपेशियां हैं। मानसिक मांसपेशियां, मुझे ये एनालॉजी बहुत पसंद आई। मतलब जैसे जिम में वजन उठाकर बाइसेप्स बनते हैं, वैसे ही इन तकनीकों का अभ्यास करके हम अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। एग्जैक्टली। हर बार जब आप रिएक्ट करने की इच्छा को रोककर एक गहरी सांस लेते हैं, तो आप अपने आत्मनियंत्रण की मांसपेशी का एक रैप लगा रहे हैं। हर बार जब आप मैं फेलियर हूं वाले विचार को चुनौती देकर कहते हैं नहीं, मैंने कुछ सीखा है, तो आप अपने आत्मविश्वास की मांसपेशी को ट्रेन कर रहे हैं। किताब में कुछ बहुत दमदार लाइनें हैं। हर बार जब कोई चिंता के ऊपर एक्शन को चुनता है, हर बार जब कोई भ्रम के ऊपर स्पष्टता को चुनता है, हर बार जब कोई भावनात्मक आवेग के ऊपर तर्क को चुनता है, तो वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बन सकता है। क्या बात है! ये सभी विचारों को एक साथ ले आता है। ये दृष्टिकोण भावनात्मक प्रबंधन को एक अंतहीन लड़ाई के रूप में देखने के बजाय एक अभ्यास और कौशल के रूप में देखने में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी हारते नहीं हैं, आप बस सीखते हैं और अभ्यास करते हैं। ये एक लगातार विकास की प्रक्रिया है, कोई मंजिल नहीं जिसे पाकर रुक जाना है। ये एक सफर है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें, तो इसका सार क्या है? सबसे बड़ा आइडिया जो किसी को याद रखना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा संदेश ये है कि लक्ष्य अपनी भावनाओं को खत्म करना, ये उन्हें दबाना नहीं है। भावनाएं दुश्मन नहीं है, वो सिग्नल हैं। सिग्नल? हाँ, जैसे शरीर में दर्द एक सिग्नल होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, वैसे ही गुस्सा, डर या उदासी भी सिग्नल हैं कि हमारी कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही या हमारा कोई विश्वास हमें तकलीफ दे रहा है। असली महारत उन्हें चुप कराने में नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे संदेश को समझने और उसे सही दिशा देने में है। और किताब की वो अंतिम शक्तिशाली पंक्ति इस बात को बहुत अच्छे से बताती है, क्योंकि एक बार जब कोई अपनी आंतरिक दुनिया को नियंत्रित करना सीख जाता है, तो बाहर की कोई भी चीज उसे तोड़ नहीं सकती। ये सच में एक बहुत ही सशक्त बनाने वाला विचार है कि असली ताकत बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने अंदरूनी संतुलन को साधने में है। बिल्कुल। तो इस बातचीत के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे, कुछ ऐसा जिस पे वो इस चर्चा के बाद सोच सकें। जरूर। सवाल ये है, अगर कोई अपनी सबसे मुश्किल भावना को, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या शर्मिंदगी, एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय एक सलाहकार की तरह देखे जो कोई जरूरी खबर लेकर आया है, तो वो खबर क्या होगी? और उस खबर को जानने के बाद उसके फैसलों और उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है?